नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल हमने किसकी पढ़ी, कोहलरबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी। आज हम पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर तो कर दिया करो। इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ भाई, कितना भी बुरो पढ़ा लूं लेकिन इतना तो डिजर्व करूँ भाई, थोड़ो सो की भाई लाइक शेयर तो हम कर इसको। ठीक है, हम पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, चलो वाइगोत्स की पढ़ लिया था हमने, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी आ गई है भाई। ठीक है, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। अब ये चीजें याद रखने की होती हैं भाई, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किस किसने दी थी। ठीक है, एक तो आपके पास पियाजे हो गए। ठीक है, एक तो पियाजे ने दी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी आपके पास किसने दी है, कोहलरबर्ग ने। ठीक है, अब इसने जैसे उसने जो आपका कोहलरबर्ग है उसने कितने लेवल बताए थे, कोहलरबर्ग स्पेलिंग देख लेना भाई, 3 लेवल दिए थे, 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, स्टेजेस। अब इसने केवल 2 ही टाइप बताए हैं। ठीक है, एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मोरलिटी, और एक आपके पास ऑटोनोमस मोरलिटी। ठीक है, और ये आपके पास 5 से 9 साल के बीच में हो जाएगी, ये 9 से 14 साल के बीच में। अब ये आपके एज ग्रुप बताने के चक्कर में मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं आपको पहले वो चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमने कोहलर की जो थ्योरी पढ़ी थी उसके भी पॉइंट हैं भाई। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यह है कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल लेवल स्टेज है ना, इसमें 3 से 10 साल का बच्चा होता है, 3 to 10 ईयर ओल्ड, ये याद रख लेना। ठीक है, जो आपका प्री ऑपरेशनल मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसमें जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है ये 3 से 10 साल के बीच में होता है। स्टेजेस की बात नहीं कर रहा मैं इसके अंदर, स्टेजेस का पर्टिकुलर स्टेजेस की कोई वो नहीं है, लेकिन प्री कन्वेंशनल लेवल 3 से 10 साल होता है। उसके बाद जैसे ही हम कन्वेंशनल लेवल पे पहुंचे, कन्वेंशनल लेवल आपका 10 से 13 साल का होता है। ठीक है, और आपका लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये आपका अबाउट 13 प्लस, मतलब 13 साल से ऊपर जितने भी होंगे वो आपका पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड आएगा। आपसे पूछ सकते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस किस एज ग्रुप का बच्चे के लिए होती है, मतलब ये स्टेज किस एज ग्रुप के बच्चे की है, तो 3 से 10 साल के बच्चा ये बोल देना। ठीक है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या गुड बॉय गुड गर्ल, ये आपके पास आती है 10 से 13 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा याद करने की तो आवश्यकता है ब्रोदर, थोड़ा सा याद कर लेना। अब हम वापस चलते हैं हमारे पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे। आ गए भाई हम पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे। तो आपका हेट्रोनिमस मोरलिटी, एक तो आपके पास नंबर 1, सुंदर सा लिखता हूँ, नंबर 1 आपके पास हेट्रोनोमस मोरलिटी होती है जो 5 से 9 साल के बच्चों में होती है। इसमें क्या कहता है कि रूल्स आर डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय, लिखो पूजनीय, पूजनीय, बस ऐसा ही लिख दिया, जो लिख दिया वो लिख दिया, ये पूजनीय है, मतलब रूल भगवान है। ठीक है, और भगवान हो गए तो भगवान बिलीव्स दैट रूल कैन नॉट बी ब्रोकन। अब रूल डिवाइन है, पूजनीय है, तो रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब आप रेड लाइट पे खड़े हो, आप गाड़ी में, आपके पास चाहे मरीज हो, मरता हो, जीता हो, कुछ भी हो, बट यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स। ओके, अंडरस्टैंड दैट। ये आपके पास एटोनोमस मोरलिटी होती है। बस इतना ही पूछेंगे, इसमें आते हैं भाई आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है आते नहीं है। ठीक है, उसमें आपके एटोनोमस और ऑटोनोमस के ऊपर ही बनते हैं कि एटोनोमस क्या होता है, 5 से 9 साल के बीच में होता है, और ये 9 से 14 वर्ष के बीच में होता है ऑटोनोमस मोरलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, और समझदार होने के बाद जैसे उसमें भी 10 से 13 साल के बीच में बच्चा, उसमें मतलब कोहलरबर्ग की जो थ्योरी है उसमें 10 से 13 साल का बच्चे के अंदर भाई सोशल मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर के वो आ जाते हैं। तो वो इसी प्रकार से इसमें ऑटोनोमस मोरलिटी, इसमें 2 चीज बताई कि रूल्स आर सीन एज सोसाइटी एग्रीड अपॉन, भाई सोशली एग्रीड अपॉन मतलब समाज के अनुसार देखा जाएगा, एंड द रूल्स कैन बी चेंज्ड।
तो सीधी सी बात है, इसमें क्या नहीं होते, आप ये भी लिख सकते हो रूल्स आर नॉट डिवाइन, रूल्स आर नॉट डिवाइन। उसमें डिवाइन होते हैं, इसमें डिवाइन नहीं होते। तो जब पूजनीय ही नहीं है रूल्स, सो रूल्स कैन बी ब्रोक, रूल्स कैन बी ब्रोकन। तो आपके रूल्स तोड़े जा सकते हैं, बस यही बातें हैं। प्याजे ने केवल इतनी बात कही, इसने भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, इसने दो टाइप बताई। इसका पहला टाइप एटोनोमस हो गया आपके पास, और दूसरा टाइप देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ऑटोनोमस थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ऑटोनोमस हो गया, ऑटोनोमस मोरलिटी, ठीक है। ये आपके 9 से 14 साल के भाई, एज ग्रुप जरूर याद करना है, हेटेरोनोमस 5 से 9, ऑटोनोमस आपके पास 9 से 14 वर्ष का हो जाएगा। और इसमें रूल्स कैन आर नॉट बी, भाई इसमें जो आपका एटोनोमस होता है उसमें रूल्स आर डिफाइन होते हैं, सो रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन। भाई रूल पूजनीय है, पूजनीय है तो रूल तोड़ नहीं सकते। इसमें क्या होता है, रूल्स आर नॉट डिवाइन सो रूल्स कैन बी ब्रेक, मतलब आप रूल तोड़ सकते हो। इसमें एग्जांपल पहले वाले में ले लिया, भाई आपके घर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी में बैठा मरीज, मरीज है बहुत बीमार, वो मर भी सकता है, आप रूल नहीं तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि रूल्स आर डिवाइन, रूल तो पूजनीय है। और यदि आप ऑटोनोमस मोरालिटी आपके एज ग्रुप ये है, तो आप रूल्स तोड़ के चले जाओगे, क्योंकि जान जरूरी है भाई, रूल्स तो बनते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अगला आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अब मैं आपको पहले मेन बात बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसके फादर कौन है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर आपके पास हो जाएंगे जॉन डेवी। नाम याद कर लेना, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है, इन्होंने ही चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में बताया, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर इसमें लिखा भी गया है भाई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में जॉन डेवी ने कहा था। एंड जॉन डेवी इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ओ, ये तो लिखा हुआ है इसमें पहले से ही। अच्छा, अप्रोच शिफ्टेड फोकस फ्रॉम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। इसमें फोकस को शिफ्ट किया गया। भाई पहले टीचर सेंटर्ड होती थी, भाई टीचर जो मेन जो होता है करेक्टर, वो टीचर प्ले करता था, टीचर ही बताएगा हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं है। लेकिन इसको शिफ्ट किया किसकी ओर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कि अब आप टीचर को बोल दिया, आप जो कुछ भी पढ़ाओगे या जो कुछ भी बताओगे, बच्चे को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। मद्देनजर मतलब मध्य के अंदर, सेंटर के अंदर बच्चे को रखोगे, उसके हिसाब से पढ़ाना है। क्योंकि तुम तो पता नहीं क्या बता दोगे। अब एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास पढ़ा रहे हो 5th क्लास, लेकिन वो बता रहे 9th क्लास के लेवल से कि इसको ऐसे करके ऐसे कर लेना। अरे बच्चे कैसे समझेंगे भाई, टीचर है ठीक है, लेकिन चाइल्ड सेंटर का मतलब ये है कि आपके क्लास में किस प्रकार के बच्चे हैं, पहले बच्चों पे रिसर्च की जाएगी, बच्चे क्या करते हैं, किस लेवल का वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसी ब्याह पे आप उनको पढ़ाओगे, बच्चों को सेंटर में रखोगे, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार। यदि आपकी क्लास के अंदर बच्चे मिडल एवरेज हैं या एवरेज बिलो एवरेज हैं, आप उनको उसी बिहाफ पे स्टोरी के माध्यम से या विजुअलाइजेशन के, जिस हिसाब से आप पढ़ा सकते हो उस हिसाब से पढ़ाओगे। ये बात सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लेके कौन आए, जॉन डीवी। डोंट फॉरगेट हिम। Where the learner needs to interact and came first contact in India। भाई सबसे पहले अब ये चीज आ तो गई, विदेशों में भी आ गई भाई, वहां पे चालू कर दी, जॉन डेवी ने दिया। जॉन डेवी इंडिया का तो है नहीं, तो इंडिया के अंदर इसका क्रेडिट किसको जाता है, द क्रेडिट गोज टू द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन इंडिया। केवल बस इतना याद रखना, ये थोड़ा सा अटरम फटरम हो गया ना, द क्रेडिट गोज टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन इंडिया, गिजू भाई बडेका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गिजू भाई बे, ये ध वाला ध है भाई, थोड़ा सा याद रख लेना, बंदे का, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन समाप्त। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब ये मैं मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में है। अब ये क्या है कि द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसको भाई दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब जॉन डीवी है, उसने ट्राइपोलर प्रोसेस बताइए, बाइपोलर किसके द्वारा दी गई, जॉन एडम के द्वारा। नाम नहीं भूलने, ठीक है। बाइपोलर किसने बताई, बाइपोलर
बाइपोलर किसने कहा, या बाइपोलर प्रोसेस के बारे में किसने बताया? तो बाइपोलर के बारे में बताया जॉन एडम। न मत भूलना, जॉन एडम। ठीक है, इसने दो कंपोनेंट दिए। कंपोनेंट्स, अब तुम्हें ऐसी चीज है ना, ये ऐसे याद करने मत बैठ जाना कि भाई द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो पहला प्रोसेस किसने दिया, बाइपोलर होता है, जॉन एडम ने दिया। ठीक है, और उसके कंपोनेंट, अरे कंपोनेंट क्या कंपोनेंट, इन कंपोनेंट को गोली मारो, यहाँ से हटा दो। अब आपको बाइपोलर, बाई का मतलब तो पता होगा, बाई का मतलब बेटे होता है दो। बाई का मतलब आपके पास होता है दो, ठीक है। और ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, भाई मैंने यहाँ ट्राई लिखा, ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, तीन कंपोनेंट नहीं होंगे। बाइपोलर का मतलब दो कंपोनेंट उसके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो स्टूडेंट हो जाएगा, एक टीचर हो जाएगा। ठीक है, जॉन एडम ने दिया बाइपोलर, उसके अंदर एक टीचर होता था, एक स्टूडेंट होता था, उन दोनों भाई मान ले क्लास के अंदर एक टीचर होगा और स्टूडेंट होगा। ट्राइपोलर किसके दिया, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन आई तो ट्राइपोलर पोलर जो है प्रोसेस ये दी गई किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा। एजुकेशन मतलब पढ़ाने का जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसमें एक तो बाइपोलर प्रोसेस होता है जिसमें एक तो टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, ये बाइपोलर हो गई। ट्राइपोलर में क्या होंगे, तीन चीजें होंगी, अब तीसरा कौन होगा, स्टूडेंट टीचर कैरिकुलम। कैरिकुलम का मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, कैरिकुलम को आप इन्वायरमेंट से रिलेट कर लो कि एक तो टीचर होगा, बच्चा होगा और इन्वायरमेंट होगा, बस दी एंड। ये आपके पास प्रोग्रेसिव मतलब जो आपके जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो भी क्लियर है। दो होती हैं, एक तो बाइपोलर होती है, एक ट्राइपोलर होती है। बाइपोलर जॉन एडम के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा ट्राइपोलर दी गई। बाइपोलर में दो होती हैं, दो कौन होंगे, टीचर और स्टूडेंट। इनको तो रखना ही रखना है, बट टीचर नहीं होगा। ऐसा कोई क्लासरूम होगा जिसमें टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स है, या टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। लेकिन इंडिया में सब पॉसिबल है, तुम बोल भी सकते होगा सर, क्योंकि हम जहाँ कॉलेज में गए, जहाँ हम होते थे वहाँ टीचर नहीं होते थे, जहाँ टीचर होते थे वहाँ हम नहीं होते थे। ठीक है, तो चलता रहता है। लेकिन ये जो बनाए गए हैं भाई, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपके आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिजियोसोफिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, इसमें जॉन लॉक आता है सबसे पहले। जॉन लॉक, जॉन डेविड जॉन लॉक। जॉन लॉक ने, अब सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, उसने बच्चों को टेबुला रासा कहा। देखो ये लिखा हुआ है, टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक, अब आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ब्लैंक स्लेट है वो किसने कहा, तो आपके पास ब्लैंक स्लेट किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा, और टेबुला रासा भी किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। ठीक है, वो बच्चों को खाली स्लेट की तरीके से देखते थे या टेबुला रासा की तरीके से देखते थे। Believe that a teacher imparts knowledge to the children as they initially possess nothing। अब देखो वो क्या कहता है कि वो बिलीव करते हैं कि टीचर इम्पार्ट्स का मतलब डालते हैं नॉलेज टू द चाइल्ड, बच्चों के अंदर, एज दे इनिशियली पोसेस नथिंग, कि बच्चे के पास शुरुआत में कोई भी नॉलेज नहीं होती। मतलब बच्चा बिल्कुल खाली होता है, टीचर ही उसके अंदर नॉलेज को इम्पार्ट मतलब डालता है। ये बताया जॉन लॉक ने। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट और किंडरगार्टन, सॉरी किंडरगार्टन का कंसेप्ट। अब देखो ये आपके पास, मैंने बता दिया आपको, किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है ये दिया गया फ्रेडरिच फ्रोबल के द्वारा। अब भाई ये मत बोलना सर इतने नाम बेहोश हो जाएंगे, हो जाओ पानी डाल के दोबारा खड़ा कर लेंगे, लेकिन बेटे स्टेट में तो नाम याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट और किंडरगार्टन है वो किसके द्वारा दिया गया, फ्रेडरिच फ्रोबल के द्वारा दिया गया। एंड चिल्ड्रंस आर व्यूड एज ए लिटिल प्लांट। अब लिटिल पौधे, देखो काफी चीजें हैं, मैंने आपको बताया होगा कि देखो चाइल्ड पीड को अपील पीड किसने बोला, हर लोग ने बोला। ठीक है, और लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा, पियाजे ने कहा। अब लिटिल पौधे किसने कहा, ठीक है, ये जो फ्रेडरिच फ्रोबल है ना, इन्होंने कहा, क्योंकि कंसेप्ट किंडरगार्टन का किसने दिया था, फ्रेडरिच फ्रोबल ने दिया था, इसलिए बच्चों को लिटिल प्लांट्स बोला। अब लिटिल प्लांट्स छोटे पौधे। अब इन्होंने कहा कि यदि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो बच्चे नेचुरली ग्रो करेंगे। ठीक है, अब देखो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप देखो, याद करने का तरीका है तुम्हारा,
तुम यदि इसको बोरिंग तरीकों से लेके बैठे हो, पढ़ना है, याद करना है, नहीं होगा। अब देखो ना, पौधे बोला है, तो पौधों की यदि नरिशमेंट करोगे, आप उनका ध्यान देखभाल करोगे, तो उनकी ग्रो नेचुरली होगी, उनको अपॉर्चुनिटी दो बढ़ने की। आप उसको छोटा पौधा है, उसको डब्बा लगा दियो उसके ऊपर, वो बढ़ के दिखा दे तो मेरे को बता देना, समझ रहे? तो आप उसको खुला इन्वायरमेंट दो ताकि वो ग्रो अप कर सके। यही बात इसने नीचे लिखी हुई है। अब आप देखोगे तो द रोल ऑफ एजुकेशन इज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रंस टू ग्रो अप नेचुरली। बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो ताकि बच्चे ग्रो कर सके नेचुरली। यही बात इसने बोली है। उसके बाद आपके पास मारिया मोंटेसरी। ओहो, नहीं 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 भाई, आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स आ गए कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके कुछ फीचर्स हैं, वो किस प्रकार हैं, किसको आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलोगे। देखो, लर्निंग बाय डूइंग, हाथ से करके, मतलब खुद। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखो पहले तो मैंने नोट्स बनाए, मैंने भी कहीं से पढ़ा होगा। आई एम नॉट डिवाइन, आई एम नॉट ए गॉड, और मैंने भी कहीं से तो ये चीजें पढ़ी होंगी, या मैंने जहाँ पढ़ी हैं, मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, उसके बाद आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बात ये है बेटे कि मैंने भी कहीं ना कहीं से तो पढ़ी है। पढ़ी क्या है? याद करनी पड़ी है। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब भाई खुद ही करना पड़ेगा भाई सब कुछ। ये नहीं है कि आपके हाथ में सब कुछ ला के रख देंगे। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, ये आपको ये बताता है कि आपको खुद करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट आपके पास है अपोजिशन टू द रूट लर्निंग। तो भाई लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद करके सीखो। आपको कुछ चीजें नहीं आ रही, उसको तोड़ो फोड़ो, वापिस से करो, फिर से करके सीखो, ठीक है। और रट्टेबाजी के अपोजिशन मतलब विरोध में थे कि रूट लर्निंग नहीं करनी है, नकल वाली लर्निंग, ठीक है। रूट का मतलब नकल होता है, लिखू नकल, नकल। अब राजी? चलो ठीक है। कोलोबरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोलोबरेटिव और आपके क्या हो गए, कोऑपरेटिव, ठीक है। भाई इन्होंने सपोर्ट किया, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन सपोर्ट्स द कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स। भाई आप कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, आप साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। कोई, अब आपने कोई टॉपिक लिया, टॉपिक के ऊपर इसने आपसे प्रश्न पूछा, आप दोनों इसका आंसर दोगे। ये सेटिस्फाई है तो ठीक है, अदरवाइज ये अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा। फिर ये आपसे पूछ रहा है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ये हर क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, फिर ये किसी देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, इस चीज को क्या बोला, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके अंदर भाई देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग बनाई तो सही थी, सीधी सी बात ये है। यदि पढ़ाई की बात की जाए तो देखो कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत अच्छी है कि यदि आप अपने दोस्तों से, जैसे अब यदि स्टेट के आप या दो या तीन दोस्त हो, आप आपस में तैयारी कर रहे हो, मैं तो ये कहूँगा भाई आपस में तैयारी कर रहे हो, तो एक ही प्लेटफॉर्म से यदि आप पढ़ रहे हो, तो आप अपना ग्रुप बनाओ, उसके अंदर आप आधा घंटा, भाई मैं नहीं कह रहा टाइम वेस्ट नहीं होता बेटा। ये कि यदि आप उसके अंदर क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो उससे कि भैया चलो इसके बारे में बताओ, वो आप उसको मतलब फंसाने के लिए या उसको अटकाने के लिए आप उससे हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आप उससे आप चारों के इतने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग है ना, वो तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन हमने की है भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, चार जने बैठ के चलो अपन पढ़ेंगे आज, है ना, तू क्वेश्चन पूछ, 15 मिनट पढ़ाई होती है, उसके बाद हाँ देख रहा है सोनल का नहीं देखा, सोनल थी वापिस। हाँ हाँ, ये बातें स्टार्ट हो जाती हैं, तो चलता रहता है भाई ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको याद करना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है, अपोजिशन ऑफ रूट लर्निंग के है, और कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर फोकस करती है ये, ठीक है। सेकंड, एक चीज बोली देखो, इस फोर्थ पॉइंट को आप कुछ भी मान लेना, लेकिन जो मैं बताऊं वो चीज आप माइंड में याद रखना कि एजुकेशन इज मेड एजुकेशन इज मेड फॉर चाइल्ड, और चाइल्ड इज नॉट मेड फॉर एजुकेशन। मतलब एजुकेशन को बनाया गया बच्चों के लिए, और बच्चे एजुकेशन के लिए नहीं बनाए गए। बस यही बात है। आप चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यही होता है कि एजुकेशन वो बच्चों के लिए है। जो आप किताबी नॉलेज है, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि एजुकेशन
इज फॉर चिल्ड्रंस। मैं आपको बोलूं कि आप पढ़ाई के लिए हो तो पढ़ो इसको, नहीं भाई आपकी इच्छा है, ठीक है। तो वो इस सबसे मेन फोर्थ पॉइंट ये आपका, इसको याद कर लेना। ये एक ही बात कहता है, मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख दूं कहीं पे, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखना है हमें, हम्म चलो, एजुकेशन, ओह माय गॉड, चलो, एजुकेशन is made for children, या चाइल्ड मान लो, चिल्ड्रन मान लो, बच्चों के लिए है। एजुकेशन इज मेड फॉर चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस, CHILDREN, अच्छा, चिल्ड्रंस आर नॉट मेड फॉर एजुकेशन, बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई बच्चों के लिए है। समझ में आ गया? इस चीज को याद कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया था, कुछ ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सर ने गलती लिखवा दिया, ये मेरे को मत बोलना भाई, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, ठीक है, बस फेंक देते हैं कभी कभी। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, आप इस चीज को याद रखें कि कि एजुकेशन है वो बच्चे के लिए बनाई गई है, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना है, मेन बात ये है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद जॉन डेविन का कंट्रीब्यूशन बताया गया कि जॉन डेविन ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। उसने लाइब्रेटरी स्कूल खोले गए जिसका नाम यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल, या आप बोल कर सकते हो लाइब्रेटरी स्कूल, देखो ये इसने यहीं पे लिख दिया, लाइब्रेटरी स्कूल और यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल खोले, कब खोले, 1896 के अंदर खोले गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मरिया मोंटेसरी मेथड, मारिया मोंटेसरी मेथड, ठीक है। अब इनका कोर फिलोसफी या इसने जो फोकस किया वो किसके ऊपर किया, जो आपका पहला प्रोग्रेसिव का है कि लर्निंग बाय डूइंग, अपने खुद से करके जब आप किसी चीज को याद करोगे तो ही वो चीजें याद होंगी, ठीक है। और इसके बाद द हैंड इज कंसिडर्ड द चीफ टीचर, उसने कहा कि हेड, जो आपका हाथ है ना, हाथ देखो, ये हाथ, हाथ है ना, ये हाथ, ये है ना, ये आपका चीफ टीचर है। चीफ टीचर कैसे है, आपको कोई चीजें याद नहीं हो रही, आप याद नहीं कर पा रहे, भाई उसको लिख लिख के देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जितना टाइम आपका मन करे उतना टाइम लिख के देखो, लिख के देखोगे डेफिनेटली आप कर पाओगे, ठीक है। तो मारिया मोंटेसरी मेथड यही है कि भाई आप बार बार में उन चीजों को करके देखो, वो आप कर लोगे। और उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली, सेल्फ एजुकेशन, नो one is truly educated by others, one must do it themselves and remains undone। अब ये क्या कहना चाह रही है कि भाई मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि कोई भी बच्चा है ना, भाई मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सीडीपी सिखा रहा हूँ और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मैं आपको सीडीपी पूर्ण रूप से सिखा दूंगा, देन दिस इज नॉट ट्रू, आई कांट इफ यू डोंट वांट टू लर्न, ठीक। मैं मतलब भाई तुम नहीं सीखोगे जब तक, मैं क्या कर लूंगा भाई, मैं कैसा भी पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, तो थोड़ा सा तो आपका कंट्रीब्यूशन, थोड़ा क्या है, 90% आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, 10% हम पे डिपेंड करता है कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, वो भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपको वो चीजें समझ में आई या आपको वो चीजें समझ में नहीं आई, तो ये भी मैटर करता है। आगे आपके पास टॉपिक कौन सा आएगा, अंडरस्टैंडिंग द इंटेलिजेंस। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया, फ्रैंकिस गैल्टन, ठीक है, पहला ही शब्द। अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस को यदि समझना है तो आपके पास इंटेलिजेंस नया शब्द आया है। अब ये बताओ कि इंटेलिजेंस वर्ड किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपके पास किसके द्वारा दिया गया भाई, आपके पास फ्रैंकिस गैल्टन, ठीक है, ये नाम याद कर लेना, फ्रैंकिस गैल्टन के द्वारा दिया गया, ठीक है। और आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग ऐसे होना चाहिए था। इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड, ओहो, द वर्ड्स कम फ्रॉम द लैटिन एंड इंटेलिजेंस मीनिंग टू अंडरस्टैंड, ये बात देखो यहाँ पे लिख दी, इंटेलिजेंट का मतलब होता है, शॉर्ट नोट्स बना लेना भाई तुम, ये नहीं बनाना चाहो तो, इंटेलिजेंस को मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है।
और दिया किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंकिस गैल्टन के द्वारा दिया गया। उसके बाद आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1905। डेट तो पूछता भी नहीं है, चलो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो ठीक है। 1905 में अल्फ्रेड बेनेट, ये भूलना मत भाई, इसका काफी बार नाम आएगा लेकिन वैसे भी नहीं भूलने वाले तुम, ठीक है, उसने दिया। उसके बाद आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया विलियम स्टेरिन के द्वारा। आपके पास विलियम स्टेरिन ने आपको 1912 में ये आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है, आईक्यू का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। इंटेलिजेंस कोशेंट, आई QUOTINT, अच्छा कोशेंट, ये आपके पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आईक्यू का जो कंसेप्ट है विलियम स्टीरिन ने दिया था, कंसेप्ट दिया था, याद रखना। आईक्यू का फॉर्मूला लुइस टर्मन के द्वारा दिया गया। ये नाम याद रखना कि 1905, 1912 और 1916, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मेंटल एज का कंसेप्ट दिया गया अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा। उसके बाद आपके पास आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया, आईक्यू का कंसेप्ट दिया गया विलियम स्टीरेंस के द्वारा, और आईक्यू को फॉर्मूला दिया गया लुइस टर्मन के द्वारा। और जो आपके पास इंटेलिजेंस शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया? ये दिया फ्रैंकिस गैल्टन के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजों को याद करते चलोगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएंगी चीजें। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मैं सीरियसली, मैं बिना किसी प्रूफ के आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। ये आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपके पास 10 से 15 पेपर सोल्व कराऊंगा। जब भाई मेरे को उसमें टाइम लगे, कितने भी दिन लगे, बट रेगुलरली आपको क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि भाई कहाँ पे कौन सी चीजें आ रही हैं, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको मतलब हर चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी भाई। मतलब ये है कि ओला छाना वो वाली बात है ना कि भाई मैं थूक नहीं लगा रहा आपके, बस मेन बात ये है, सीधी सी बात है कि मैंने जो पढ़ा दिया उसमें से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ कि मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सैंपल पेपर करवाऊंगा कि उसमें से आप खुद देखना कि आपका कितना परसेंट कवर हुआ, आप इतना पढ़ने के बाद कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। और आपके पेपर से पहले मैं एक मैराथन लेने की भी सोच रहा हूँ कि आपकी जो ये है वो मैराथन ले लें। और जिस बच्चा यदि नोट्स बना रहा है मैं तो ये कहूंगा दी बेस्ट है, यदि नहीं बना रहे हो तो बेटा नोट्स आपके है ना, आपके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दूंगा। और कोई झूठ नहीं है, आपके पास नोट्स रहेंगे पेड, 100 रुपीज फिक्स रेट, मैसेज ऑन 12950 11655, मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट सेंड, पीडीएफ आई विल सेंड, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट रहेगा। चलो अब छोड़ो इनको, हम आगे आते हैं मेजरिंग इंटेलिजेंस एंड द फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जो इंटेलिजेंस आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मेंटल एज, ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज होता है आपके पास, इनटू में 100 होता है। ये आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना। ये मेंटल एज अपन क्रोनिकल एज इनटू में 100, ये आपके पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद एक अपने पास ये ब्लैंक शीट है, इसमें हम आपको लेके बताएंगे। दो क्वेश्चन करवाता हूँ। एक तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका मेंटल एज से रिलेटेड। यदि किसी बच्चे की मेंटल एज है ना, मेंटल एज मैं लिख देता हूँ कि मेंटल एज, किसी बच्चे की यदि मेंटल एज है वो मैं मान लेता हूँ 10 साल है, ठीक है। यदि उसकी एक्चुअल जो बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है ना, क्रोनोलॉजिकल एज, इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ये आपके पास होती है एक्चुअल एज, मतलब कितने साल का बच्चा है। एक्चुअल एज, बच्चे की एक्चुअल उम्र कितनी है। मान लो बच्चा, मान लो तुम कितने का मानोगे, मानो 8 साल का, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि आप इसके आईक्यू निकालो,
तो भाई उसकी मेंटल, उसकी दिमाग की स्थिति या मेंटल जो उसका दिमाग है उसको देख के वो 10 साल का लगता है। तो आपके पास क्या था, फॉर्मूला क्या था आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेंटल एज अपोन में आपके पास क्या था, क्रोनोलॉजिकल एज, और इनटू में आपके पास क्या होता है, 100 होता है। तो आप इसको लगा दो, आपके पास क्या हो जाएगा, 10 आपके पास मेंटल एज है, 8 आपके पास क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, और इनटू में आप 100 करोगे, आपके पास क्या जाएगा, ये कट करो, ये कितने पे जाएगा, 5 पे, ये गया 4 पे, 4 से कट करोगे ये 25 के ऊपर, और ये कितना हो गया 125। अब मैं आपसे यदि इस क्वेश्चन के अंदर, चलो बाद में पूछूंगा, क्वेश्चन तो यहाँ पे 16 ही रहेगा, पूछूंगा आपसे जरूर, याद रखना कोई क्वेश्चन है आगे कंसेप्ट आएगा उससे रिलेटेड तो तब पूछूंगा। दूसरा क्वेश्चन, मान लो एक बंदा है जिसकी मेंटल एज 10 है, मेंटल एज क्या है उसकी 10 साल, फिर मैंने 10 मान ली, बुरा मत मानना भाई, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, ये ऐसे आप निकाल सकते हो, आप क्रोनोलॉजिकल एज, अब ये आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक्चुअल एज, ठीक है, उसकी एक्चुअल एज क्या है, ठीक है। अब वो मान लो 15 साल का लौंडा है, ठीक है, उसकी मेंटल एज 10 साल है, तो क्या होगा आपके पास, मेंटल एज 10 साल, एक्चुअल एज उसकी 15 है, टू में 100, 2/3, 3 से कट करोगे 33.3, और ये आपके पास 66.6, ये आपके पास क्या आ गया, उसके मेंटल एज आ गई। अब इन दोनों क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इसलिए सोल्व करके बताए हैं आपको, ये एग्जाम्पल लेने हैं। और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा बेटा, देखो मजाक से हटके हैं ये चीजें, कि कम से कम 10 क्वेश्चन खुद से बनाओ, ठीक है भाई। यदि आप करना चाहते हो ना इस बार की भाई मेरे को करना ही करना है, तो भाई सीडी पे मेरे नंबर नहीं कटे, तो आप यदि चाह रहे हो कि एक्चुअली कि भाई मेरे को करना है इस बार, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस बात को मान लेना, 10 से 15 क्वेश्चन पर हाथ से करके, मेरे को पता है आसान है, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन मेरे कहने से, मतलब आप बना लेना आप ऐसे ही, लेकिन उसके आंसर निकाल निकाल के देखना, एक बार करके देखना, क्योंकि आपको पेपर में आएंगे उस वक्त है ना, ये चीजें थोड़ी सी अलग है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज नहीं याद कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि जो मैथ हमने वैसे पढ़ा होता है उसमें तो वो चीजें हम भाई खुद ने नहीं पढ़ी, मान लो मेरे पास बायो थी तो भी हमने 10वीं तक तो पढ़ा ही होता है, कुछ चीजें हम सुन लेते हैं अड़ोस पड़ोस से, यदि कोई टीचर भी है तो, या परसेंटेज वगैरह, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट तो परसेंटेज का ये इंटू में 100 वाला ना, लेकिन फिर भी है ना, एक बार याद कर लेना। उसके बाद ये आपके पास आईक्यू की टेबल है, ठीक है, आईक्यू क्लासिफिकेशन टेबल है ये आपके पास, ठीक है। ये किसने दी, टर्मन नहीं, लुइस टर्मन, वो आपको पहला नाम याद रखना था, लुइस टर्मन, ठीक है, क्योंकि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, लुइस टर्मन ने, कॉन्सेप्ट किसने दिया गया है, स्टीन, विलियम स्टीन ने, विलियम स्टीन, अरे नाम तो लिख लो, याद ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने से रहा, विलियम स्टीन ने दिया, ठीक है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपको, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। बस जितना आप लिखोगे ना, मैं तो ये कहूंगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन होगा बस, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया, फ्रैंकिस गैल्टन, फ्रैंकिस गैल्टन ने दिया, ठीक है। और उसके बाद एक आपके पास था किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रेडरिच फ्रोबल, फ्रेडरिच फोबल के द्वारा दिया गया। अभी ये चीजें एक बार थोड़ा थोड़ा लिख के देख लो, ठीक है। टेबुलर रासा किसने कहा बच्चे को, जॉन लॉक ने, जॉन लॉ लॉक ने बोला, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जॉन डीवी ने दिया। भाई ये बस ये थोड़ा सा है ना, अभी आपको ये चीजें हैं अभी लिखवाई हैं, एक बार आप लिख के देखो तो थोड़ा सा याद हो जाएंगी, ठीक है। और अब इनको कर दो क्लोज, ठीक है। आपके पास अब पहली स्टेज क्या है, जीनियस, जीनियस बच्चा 140 प्लस, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा बेटे नीचे से, इडियट और प्रोफंड, और ये बात याद रख लेना ये चार है ना,
ये मेंटल रिटार्डनेस की वो है, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, ठीक है, रिटार्डनेस। तो इनको पढ़ लेना बिल्कुल, क्वेश्चन ऊपर से नहीं पूछेंगे एवरेज वगैरह से, जीनियस का भाई ये सब बता देंगे, इनसे क्वेश्चन आता है। इडियट और प्रोफंड मतलब तली में बैठा रखा है इसको। आपके पास आईक्यू देखो जीनियस के ऊपर नहीं होगा, लेकिन देखो आपके पास यहाँ पे डल, बिलो एवरेज डल हो गया, बॉर्डर लाइन पे हो गया, लेकिन उसके भी नीचे 4 स्टेप दे रखे हैं। इडियट और प्रोफंड ये आपके पास कितने से कितने यदि आएगा, आपका आईक्यू रेंज यदि 0 से 24 आता है तो वो इडियट और प्रोफंड है। सर्वर आता है, मतलब सर्वर का मतलब क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 20 से 35, क्या होगा 20 से 35, एमईसीएल सेल्स और मॉडरेट 25 से 49 के बीच में, मिल्ड फेबल फेबल माइंड और मोरन याद कर लेना, क्योंकि किसी का भी नाम दे देंगे, सर्वर की आईक्यू रेंज लिखो, इडियट प्रोफंड, प्रोफंड की आईक्यू एज लिखो। अब जब तुमने नाम ही केवल इडियट याद कर लिया, मेरे को पता है इडियट आसान है, इडियट कर लिया, यहाँ पे सर्वर कर दिया, यहाँ पे बिल्ड याद कर लिया, मोरन और आपको फेबल माइंड का यदि पता ही नहीं है ना, तो यदि पेपर में आ गया ना तो तुम अड़क जाओगे वहां पे, ये बता दिया तुमको। तो सबसे पहले तो भाई देखो इडियट प्रोफंड दोनों को साथ याद करो, इडियट प्रोफंड 0 से 24 के बीच में, सर्वर आपके पास कितना हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा आपके पास में 20 से लेके 35 तक, है ना। और इम्बेसिलस और मॉडरेट आपके पास कहां से कहां तक हो जाएगा, 25 से लेके 49 तक। और आपके पास मिल्ड फेबल और माइंड मोरन हो जाएगा 50 से लेके 69 तक, ठीक है, इनको याद कर लेना पक्का। उसके बाद देखो डल एंड बॉर्डर लाइन, डल और बॉर्डर लाइन आपके पास क्या हो जाएगा, 69 था, 70 टू 79, ठीक है, 70 से कहां तक हो जाएगा, 79 तक हो जाएगा डल एंड बॉर्डर लाइन का। बिलो एवरेज कहाँ हो जाएगा, 80 से 89 तक, ठीक है। उसके बाद एवरेज आपके पास होगा 90 टू 109, भाई याद करना पड़ेंगे। अबव एवरेज हो जाएगा 110 से लेके 119 तक। उसके बाद आपके पास सुपीरियर आता है, सुपीरियर 120 से 139, ये 20 यूनिट बढ़ता है। और जीनियस 140 प्लस आपके पास होता है। अब मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं तुमसे पहले, मेरे को ये बताओ ये किस कैटेगरी में आता है, और आपके पास ये किस कैटेगरी में आता है। अब देखो ये कहां से कहां तक हो गया, 120 से 139 के बीच में हो गया। ऊपर तो क्या है जीनियस, ठीक है, जीनियस है, जीनियस से नीचे क्या है, सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक आपके पास आता है 50 टू 69, ठीक है, 50 टू 69, ये किसका है, मिल्ड, मोरोन और फेबल, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, मिल्ड का हो जाएगा। अब आप एक बार चेक कर लो, आपके पास मिल्ड कहाँ पे है, 50 टू 69, तो आपका 66 था, ये आपका सही है। जीनियस आपका 140 प्लस है, उससे नीचे क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर हमारा ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है, कल मिलेंगे। लेकिन भाई यदि आपको सच में जो कंटेंट दिया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। लाइक मेरे को भी थोड़ा सा भाई मन भरा भरा होता है यार, अच्छा लगता है कि भाई हाँ मेरी टाइम भाई मैं जो इसमें लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये है, ऐसा लगता है कि भाई जो इन्वेस्ट किया गया समय है वो भाई सफल हो गया, सीधी सी बात ये है ना। और कमेंट जरूर कराया करो भाई, यदि कहीं पे कोई गलती भी है ना तो कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो कि सर ये गलती थोड़ी सी यहाँ पे करती, कोई बात नहीं भाई, आदमी माटी का पुतला है, गलती सबसे होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा, गलती मैं भी कर सकता हूँ, और कर क्या सकता हूँ, हो भी सकती है, और क्या पता हुई भी हो, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो कमेंट करना भाई, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो भाई, अपने फोन से, मम्मी के फोन से, बहन के फोन से सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों से करवा देना, और कमेंट किया करो। धन्यवाद। नोट्स के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नोट्स के लिए 50111655, भाई कोई धोखाधड़ी नहीं है, नोट्स आपके रहेंगे पेड,
ठीक है, आपके पास ये कंप्लीट पीपीटी की पीडीएफ आपके पास भेज दी जाएगी। 180 पेजेज हैं इसमें, 180 प्लस। ठीक है, 180 प्लस पीडीएफ हैं, इसी तरीके से आपको दी जाएगी। और रुपीज रहेंगे 100। मैसेज यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेके डाल देना, आपके पास पीडीएफ डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू। देखो, ऐसे कैसे थैंक यू? थैंक यू तो अच्छे से बोलना चाहिए ना मेरे को। तो थैंक यू कहाँ लिखूं भाई? यहाँ लिख देता हूँ थैंक यू, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई इतना वो नहीं है कि लगा हूं मैं, ठीक है ना, तो आपको वैसे बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।